गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 15 तक एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और शेष जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन रह गया था, उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 11 है उसको एक बार पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स। और क्लास है 8th। क्लास है हमारा 8। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5। और चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एग्जाम्पल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसे उदाहरण के प्रश्न भी बोल सकते हैं। इसमें जो है टोटल 1 से लेकर 15 तक उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम जो है 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो शेष एग्जाम्पल क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। और ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा? एग्जाम्पल का 11वां क्वेश्चन रहेगा। चलिए, आई होप कि आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को बुक में एक बार देख लिए होंगे। चलिए, देख लिए हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। सवाल क्या रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या। आप लोग बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप लोग कहेंगे कि 4 टाइम्स 9 यानी कि 9999। तो लेकिन ये जो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या बताई 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आप लोग ध्यान से देखिए। एक बार पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए हमारा सवाल यही है।
सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि जब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 9999, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। हमारा जो सवाल है इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इसी नंबर के आसपास होगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, सॉरी, इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो 5 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर जो भी होगा इसी संख्या के आसपास का होगा, यानी कि इसी संख्या से थोड़ा सा कम होगा। तो वो संख्या को पता करने के लिए सबसे पहले 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हमें पता है 9999 होता है, इसका हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल करने तो आता है। सबसे पहले नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर को हम 2 लाइन के बीच इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। तो राइट साइड से लगाते हैं तो देखिए इस दोनों का जोड़ा लग गया और इस दोनों का भी जोड़ा लग गया। उसके बाद हम यहाँ संख्या जो लिखते हैं यहाँ भी हमें वही संख्या लिखते हैं। क्या लिखें बताइए। अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9, 9 में 81। अगर 10 लिखेंगे तो 10 दाएँ के 100, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें 9 से लगाना है। अगर हम 9 से यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी हमें 9 लिखना होगा और 9 और 9 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 81। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। तो देखिए कितना आ गया, 18। उसके बाद जोड़ा वाला संख्या को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेते हैं। तो ये डबल लाइन नीचे आ जाएगा। हमें पता है कि यहाँ जो संख्या रहता है उसमें उतना ही जोड़ देते हैं। तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18। इसके बाद यहाँ जो संख्या हम लिखेंगे यहाँ भी हमें वही संख्या लिखना है। बताइए क्या लिखें ताकि इतना हो जाए या फिर इससे इसके नज़दीक हो जाए। तो देख पा रहे हैं हम कि अगर हम 5 लिखते हैं तो 18 पंचे 90। एक बार हम 5 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है 18, इसके पीछे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 185 और 5 से गुना करके देखते हैं तो क्या होगा 25 25, 8 पंचे 40 और 2 42 को 2 हासिल 4, 1 पंचे 5 4 9। ये तो बहुत कम आया है, यानी कि 5 तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हम एक बार 9 रख के देखते हैं। तो 9 रख के देखेंगे तो क्या होगा 189 और 9 से गुना करेंगे तो 9 में 81 के 1 हासिल 8, 8 में 72, 72 और 8 80, 80 का 0 और हासिल 8, 1 और 9, 1 9 में 9 और 8 17। तो कितना आया 1701। तो देखिए 1701 लगा के देखते हैं। तो यहाँ 9 हम रखेंगे तो यहाँ भी 9 रखना होगा। अब देखिए इस 9 से हम क्या करेंगे, इस 9 से इस पूरे को गुना करके यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 8 में 72, 8 80 को 0 हासिल 8, 8 17। अब घटा लेते हैं तो 9 में से 1 गया 8, ये बच गया कितना 8 और 8 में 7 गया 1, तो कितना आ गया 188। यानी कि ये जो है हमारा क्या बच गया, ये जो है हमारा क्या बच गया है, शेषफल आ गया है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हम सही घटाए हैं ना, चेक कर लेते हैं। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 0 गया, अच्छा ये तो 9 ही होगा ना। यानी कि 198 क्या आ गया हमारा शेषफल।
अब आप लोग बताइए कि ये हमारा संख्या तो पूरा पूरी नहीं कटा, इसमें शेषफल बच गया है कितना, 198। इसका मतलब शेषफल क्यों बचता है, यानी कि दिया गया जो नंबर है ये 198 ज़्यादा था, इसीलिए पूरा पूरी नहीं कटा और इसमें कुछ शेषफल बच गया। अगर ये नंबर एक जो है 198 कम होता तब तो ये पूरा पूरी कट जाता यहाँ पे और शेषफल क्या आ जाता, 0 आ जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब हमारा संख्या जो है 198 ज़्यादा है और इसीलिए पूरा पूरी नहीं कटा और इसीलिए शेषफल के रूप में बच गया है। तो इसका मतलब हमारा जो संख्या है 9999, इसमें से इतना हम अगर कम कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। हम क्या लिखेंगे, चूँकि 9999 के वर्गमूल के में 198 शेषफल बच जाता है, शेषफल बच जाता है, शेषफल बच जाता है। इतना में 198 शेषफल बच जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा संख्या, इसका मतलब है कि संख्या एक 198 अधिक है। इसीलिए इतना का शेषफल 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। फिर अब संख्या 999 में से 198 घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, 9999 माइनस 198। आप घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से गया 8 और ये 9, यानी कितना आ गया 98 से 1। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए हमने क्या लिखा है कि हमने सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ले लिया, इसका वर्गमूल कर दिया तो शेषफल 198 आ गया। हमारा शेषफल 0 नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारा संख्या जो है 198 ज़्यादा है और ज़्यादा है इसीलिए शेषफल बच गया है। तो हमने लिखा है चूँकि 2999 के वर्गमूल में 198 शेषफल बच जाता है, इसका अर्थ है कि संख्या 198 जो है अधिक है और इसीलिए 9999 का शेषफल 0 नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 0, क्योंकि हमारा संख्या जो है ये 198 अधिक था और इसीलिए अब संख्या 999 में से 198 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जब हम
999 में से 9999 में से 198 घटा देंगे तो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। वही बात को हमने लिख लिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 9999 माइनस 198, तो कितना आ गया 9801। यही हमारा क्या हुआ, हमारे सवाल का आंसर। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसका चेक कर सकते हैं आप। इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अगर इसका वर्गमूल करेंगे और शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या में का वर्गमूल करने पर क्या आता है, शेषफल 0 आता है। आप लोग चाहे तो इसका वर्गमूल करके भी देख सकते हैं। हालांकि हमारे सवाल में कहा नहीं गया है कि इसका भी वर्गमूल करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल था, इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि एक संख्या है 1300 और उसमें ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और फिर क्या करना है, उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए पहले हम सवाल को एक बार लिख लेते हैं। सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सवाल में क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सवाल को पढ़िए एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि 1300 संख्या में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और उसके बाद फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है। आप लोगों को याद होगा इस प्रकार का सवाल हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली में किया था। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच रहता है क्या रहता है कि दिया गया संख्या होता है इसको भाग विधि से हम क्या करते हैं, पहले वर्गमूल करते हैं, और वर्गमूल करने के दौरान ही क्या करते हैं, जो अंत में शेषफल बचता है दोबारा से वो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बड़ी संख्या को लगाते हैं। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अपने खुद से कर लिए होंगे। देखिए हमारा सवाल क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।
आप लोगों को याद होगा कि इस तरह के सवाल को हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली में सॉल्व किया था। तो उस समय जो हमारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच था, उसी अप्रोच से हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया संख्या होता है इसका हम क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए संख्या जो है 1300, इसका भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। ये है 1300। वर्गमूल करने के लिए क्या करते हैं, दो अंकों का जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए जोड़ा लगा दीजिए, लेकिन हम भाग करते हैं लेफ्ट साइड से। देखिए पहला जोड़ा क्या है 13, तो किससे भाग होगा, और यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। बताइए अगर 4 लिखते हैं तो 4 चौको 16 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 ही होगा। तो 3 में गुना करेंगे तो 9, और घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 9 गया तो 4। उसके बाद जोड़ा वाला संख्या को एक साथ हम लिख लेते हैं, तो लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या रहेगा उसमें उतना ही जोड़ना है। तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 400 है, इस बार हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा नंबर लगाना है, क्योंकि हमें जोड़ने की आवश्यकता है। हमें जोड़ने की आवश्यकता जब भी कह रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या शेष रहेगा हमें क्या करना है, उससे बड़ी नंबर लगाना है। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी संख्या, कितने और नंबर को जोड़ने की आवश्यकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना होगा। तो चलिए एक बार 6 लिख के देखते हैं। यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ भी 6, और इस 6 से इसको 6 से गुना करेंगे तो देखिए कितना होता है, 6 छा के 36 को 6 हासिल 3, 6 36 और 3 39, कितना आया 39। ये हमारा संख्या कितना आ रहा है, कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 4 कम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बताइए आप। हमने यहाँ 6 रखा तो 6 छा के 36 हासिल 3, 6 36 39। हमें देखिए ये कम आ गया है, इसका मतलब 6 नहीं होगा। फिर हम 7 रख के एक बार देखते हैं। तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 का 9। एक मिनट चाहिए। देखिए 7 7 49 का 9 और हासिल 4, 6 7 42 और 4 46। अब घटा लीजिए, यानी तो दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना का है, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का अंतर कितना का है, 69 का है। इसका मतलब हमारा दिया गया संख्या जो है 69 कम है। अगर ये संख्या 69 ज़्यादा होता तब तो इससे पूरी कैंसिल हो जाता, शेषफल 0 आ जाता। इसका मतलब हमारा संख्या जो है 69 कम है। और हम इस संख्या में 69 जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर हमें लिख देना है अंतर बराबर, दोनों का अंतर कितना का है, तो आप कहेंगे 69 का है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट यानी तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि 1300 वर्गमूल 1300, चलिए ये लाइन तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं, लिखते हैं अतः अभीष्ट संख्या क्या होगा, 69। यानी कि हमारा 69 कम था। अगर 69 हम जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें फिर यहाँ एक लाइन लिख लेना है। क्या लाइन लिखना है कि संख्या 69 जोड़ने पर प्राप्त
पूर्ण वर्ग संख्या। तो जोड़ेंगे तो बताइए संख्या पहले से कितना है, पहले से संख्या है 1300 और इसमें कितना जोड़ देंगे 69, तो ये क्या आएगा 1369। फिर हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब 1369 और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल इसका करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, दो लाइन के बीच इस प्रकार से लिख लेंगे 1369, दो अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। पहले 3 से ही लगेगा, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 तिया, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 तिया 9, घटाएंगे तो क्या होगा 4। जोड़ा वाला संख्या को एक साथ लिख लेंगे। हमें पता है कि 3 में 3 को जोड़ते हैं, तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखें, तो आप लोग कहेंगे कि अगर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 आता है 3 गुने 3 में आता है और 7 गुने 7 49 में आता है। यानी कि पहले हम 7 को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 को रखने पर यहाँ क्या होगा 63 और 63 को 3 से गुना करेंगे तो 469 नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो पहले हम 7 को रख कर चेक करते हैं, यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी 7 और 7 से इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा 7 7 49 का 9 हासिल 4, तो 6 7 42 और 4 46। तो देखिए ये पूरा पूरी कैंसिल आ गया, तो वर्गमूल कितना हो गया 37। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 37। तो दूसरा आंसर भी हमारा आ गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान था। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, यानी तो जल्दी जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, दिया हुआ है कि संख्या है 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, संख्या दिया हुआ है 12.25, तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक का दशमलव डाल देते हैं, बस सेम प्रोसेस रहता है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल निकालना तो बहुत ही आसान है, इसका वर्गमूल करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। तो वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दो लाइन के बीच लिख लेना है, राइट साइड से दो अंकों को जोड़ा लगा लेना है। लेकिन हम याद रखना है कि दशमलव के पहले वाले अंक को दशमलव के पहले वाले अंक के साथ जोड़ा लगाते हैं और दशमलव के बाद वाले अंक को दशमलव के बाद वाले अंक के साथ जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा क्या है 12 है, यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 तिया 9, 4 लिखते हैं तो 4 चौको 16, तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 ही लिखना होगा। यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 होगा, घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3। जोड़ा वाला संख्या को एक साथ उतारने से पहले हमें क्या करना होगा, 12.25 को उतारने से पहले, उससे पहले क्या है दशमलव है, तो उससे पहले हमको दशमलव देना होगा और उसके बाद जोड़ा वाला संख्या को उतारना होगा। उसके बाद हमें पता है यहाँ जो संख्या होता है उसमें उतना ही जोड़ते हैं, तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब बताइए यहाँ है 325, तो ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे कि 325 हो जाए। तो आप लोग कहेंगे कि इसका इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 केवल 5 में ही आता है, 5 गुने 5 25, यानी कि इकाई अंक 5 केवल 5 और में ही आता है और किसी में नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे और कोई अंक नहीं होगा 5 के सिवा। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5। इसके बाद इस 5 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा 25 25 का 5 हासिल 2, 6 35 और 2
32। तो ये क्या हुआ 325 माइनस 325 पूरा पूरी कैंसिल हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 3.5, और यही क्या हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही सरल था, बहुत ही लल्लू सवाल था। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, यानी तो वीडियो को पॉज करके इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, नोट कर लिए होंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुनिए। क्या रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल को पहले हम एक बार लिख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 2304 मीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा सवाल है। सवाल को पढ़िए तो कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करना है। सवाल को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्या सवाल हमारा यही है 2304? सही है। देखिए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कोई एक क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब कोई एरिया है, खेत हो सकता है, और वो क्या है वर्गाकार है, यानी कि वर्ग के आकार का है। वर्ग के आकार यानी कि इस आकार का होगा, जिसमें क्या होता है चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। हमें पता है ये वर्गाकार है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये क्या है ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए, इसी फॉर्मूला में हमें क्या करना है वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से कितना 2304, तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिख देना है 2304 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। ये आप देखिए, अब हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। तो भुजा स्क्वायर इधर ले आते हैं हम, और इसको इधर भेज देते हैं। क्या होगा 2304 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि कोई नंबर है ये n1 और इधर कोई नंबर है n2, और मान लीजिए कि ये नंबर क्या है स्क्वायर में है और दोनों आपस में क्या है बराबर है। एक नंबर n1 है, एक नंबर n2 है, और ये है n2 का स्क्वायर, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो मैंने बताया था कि जब हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाले नंबर पे क्या हो जाता है रूट आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर n1 बराबर n2। बताया था आप लोगों को। तो वैसे ही बताइए, ये है भुजा स्क्वायर, अगर इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा भुजा बराबर रूट अंडर 2304। अब बताइए, मीटर तो स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ मीटर गुने मीटर। तो जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा वर्गमूल करने पर, तो हमने एक बाहर कर लिया पहले ही।
आप देखिए 2304 का रूट आ गया है, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना होगा। तो चलिए इसका वर्गमूल करते हैं। देखिए संख्या क्या है 2304, इसका वर्गमूल करेंगे तो दो अंकों का जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं तो देखिए पहले क्या है जोड़ा 23, तो 23 में किससे भाग होगा बताइए। अगर हम 4 देते हैं तो 4 चौको 16, 5 देते हैं तो 25, 25 तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4 से देते हैं, यहाँ भी 4 लिखना होगा। 4 चौको क्या होगा 16, घटा लेंगे हम तो क्या होगा 13 में से 6 गया 7, आइए एक में से कैंसिल हो गया। और जीरो वाले संख्या, जोड़ा वाला संख्या को एक साथ लिख लेते हैं। 4 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो 8 हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पर क्या लिखें हम, हमें पता है कि इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इकाई अंक 4 किस में आता है, तो आप कहेंगे क्या कि इकाई अंक 4 जो है 8 2 गुने 2 में आता है और 8 64 में आता है, लेकिन 2 रखने पर 82 होगा और वो कभी भी 704 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 लिखना होगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे और इस 8 से इसको गुना कर देते हैं तो क्या होगा 8 64 का 4 हासिल 6, 8 64 और 6 70। देखिए 704 में से 704 जाएगा तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया, तो यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 48, यानी कि भुजा जो है 2304 का वर्गमूल करने पर कितना आया 48 मीटर। अतः वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर कितना हो गया 48 मीटर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। यही तो हमसे निकालने के लिए कहा गया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको नहीं पता है तो इसको भी नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि एक विद्यालय में 2004 से एक विद्यार्थी है। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि कोई एक स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 2004 से एक विद्यार्थी है, और उन बच्चों को पंक्ति में खड़ा करना है पीटी के लिए, और इस प्रकार से खड़ा करना है कि जितने लाइन होगा ना उस लाइन में उतने ही बच्चे होंगे। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा। आप लोगों को याद होगा इस तरह का सवाल हमने प्रश्नावली के अंतर्गत भी किया हुआ है। तो आप लोगों तो बहुत सारे बच्चे तो पहले से जानते होंगे कि इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहता है। जिनको नहीं पता है तो आइए हम देखते हैं सॉल्व को कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये अंतिम सवाल भी है इस उदाहरण का। इस चैप्टर के अंतर्गत के जो उदाहरण के क्वेश्चन है उसका अंतिम सवाल भी है। देखिए सवाल दिया हुआ है कि विद्यार्थी की संख्या कितना है 2004 से 1, और विद्यार्थियों को सवाल खड़ा करना है पंक्ति में। जितने पंक्ति की संख्या उतने विद्यार्थी की संख्या, और हमसे पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं है पंक्ति की संख्या कितना है, तो हम मान लेते हैं माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x है, तथा हमने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या क्या है x है, क्योंकि पंक्ति की संख्या हमसे पूछ रहा है, हमें तो पता नहीं है कितना है, इसीलिए हमने मान लिया कि पंक्ति की संख्या कितना है x। और क्या कहा गया है कि जितने पंक्ति हैं उस पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी भी हैं। इसका मतलब पंक्ति की संख्या x है, तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या भी क्या होगा
x ही होगा क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या वो भी कितना होगा, x ही होगा क्योंकि सवाल में कह रहा है पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर है। पंक्ति की संख्या को हमने x माना, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी क्या होगी, x ही होगा। उसके बाद प्रश्न से आप लोग बताइए, मान लीजिए कि 3 कलम है और प्रत्येक कलम का दाम 4 रुपया है, तो टोटल रुपया कितना हुआ, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं और लिख देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए कि एक कलम का दाम जो है 5 रुपया है और 7 कलम खरीदना है। एक कलम का दाम 5 रुपया और आपको 7 कलम खरीदना है, तो टोटल कितना पैसा लगेगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को गुना करके 7 पंचे 35 रुपया लगेगा। ठीक वैसे ही बताइए कि पंक्तियों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे x, और सभी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, ये भी है x। तो पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या भी कितना है, x ही है। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर का गुना करना होगा। और सवाल में पहले से दिया हुआ है कि दोनों गुना करने पर टोटल विद्यार्थी जो है कितना है, 2004 से 1 है। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, पंक्ति की संख्या है x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या है x। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी जानने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना। तो दोनों को गुना करने पे जो परिणाम है वो दिया हुआ है सवाल में पहले से कि विद्यार्थी की संख्या है 2401। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x गुने x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है 2401। आप लोगों को अभी हम तुरंत बताए हैं कि मान लीजिए कोई n1 है और इधर n2 है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, इधर स्क्वायर है। तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी कि रूट अंडर n1 बराबर n2। ये अभी हम तुरंत बताए हैं। तो वैसे ही इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, x बराबर रूट अंडर 2401। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो चलिए वर्गमूल कर लीजिए। इसका वर्गमूल करने तो आता होगा 2004 से 1 का, तो दो अंकों का जोड़ा लगा लीजिए। तो देखिए भाग किससे होगा, पहले 4 से, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा यानी 4 से होगा, तो यहाँ भी 4 लिखना होगा। 4 चौका 16, घटाएंगे तो बताइए कितना होगा, 14 में से 6 गया 8, और ये 2 1 ये तो कैंसिल हो गया, 0 1 को एक साथ उतार लेंगे हम, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। हमें पता है कि इसका इकाई अंक क्या है, 1। बताइए क्या लिखें कि यहाँ पे 1 आ जाए। आप लोगों को पता होगा कि इकाई अंक 1 गुने में 1 में आता है और 9 गुने 9 यानी कि 81 में आता है, 81 में आता है। यानी कि यहाँ पे या तो 1 होगा या 9 होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1 रखने पे 81 बनेगा और 81 होने के बाद ये कभी भी 8 से 1 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हमें क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9 तो क्या होगा 89, यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 लिखना होगा और इस 9 से इसको गुना कर देंगे हम, तो गुना करके लिख लेंगे यहाँ पे। बताइए 9 में 81 के 1 हासिल क्या होगा, हासिल होगा 8, 8 में 72 और 8 80। तो देखिए 8 से 1 बन गया, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया, यानी कि वर्म कितना आ गया 49। तो यहाँ लिख देना है, इसीलिए x बराबर क्या होगा 49। तो इसका वर्गमूल जो किए हैं तो कितना आ गया 49। और x हमने क्या मान रखा है, पंक्तियों की संख्या मान रखा है और x का वैल्यू आ गया है 49। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितना होगा 49। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना है और यही हमसे पूछा गया है सवाल में। अतः पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x बराबर 49 और यही क्या हो गया आंसर। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत जो उदाहरण के सवाल हैं उसका ये अंतिम सवाल है। और इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे सारी प्रश्नावली को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और इसके अंतर्गत जो उदाहरण के सवाल दिए गए थे 1 से लेकर 15 तक उसको भी हमने एक एक करके सारी को बहुत बारीकी से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाने की बताने की कोशिश किया है समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे। थैंक यू।